हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। नेचुरल साइंस बाय विशाखा मैम में आप सभी का स्वागत है। बेटा, मैं आपको एक वीडियो स्ट्रेटजी का बना करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूं, क्योंकि अब हमारे पेपर का टाइम बहुत कम रह चुका है। आप सभी के पेपर 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को होने वाले हैं, स्टेट वाले। तो इसलिए बेटा अब हम स्ट्रेटजी की वीडियो ना बना करके स्ट्रेटजी करके दिखाते हैं। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी। तो बेटा इस बार अगर आप चाहते हो कि आपका टीजीटी पीजीटी क्लियर हो जाए, हरियाणा टेट, तो इसके लिए बेटा आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। और बेटा सिर्फ टीचर को यही अच्छा लगता है कि उसके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बस इतना ही चाहिए बेटा मुझे। इसके लिए बेटा मैं जो आपको आज का स्ट्रेटजी बताती हूँ, इसमें बेटा आप अगर कर लिए तो समझ जाओ कि आपके केमिस्ट्री के पेपर ये तैयार हो जाएंगे। लेकिन बेटा प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। इस वीडियो को एक बार दो बार या आप एक बार कर लेते हो तो नोटबुक लेकर के बैठो और साथ के साथ करते चलो, फिर इसे रिवीजन करो बेटा। ठीक है, आपको मैं इसमें 2018, 20 और 21 के क्वेश्चन करा रही हूँ, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के। तो मेरा स्ट्रेटजी यही है बेटा, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दी हूँ, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो अभी मैं फिजिकल के क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर फिजिकल के क्वेश्चन एक दो रह जाएंगे, मान लो वीडियो लेंदी हो गया, अगर रह जाएंगे तो उसको मैं इसके बाद वाले वीडियो में करा दूंगी। लेकिन बेटा आपको इसके लिए करना पड़ेगा सब्सक्राइब, आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, क्योंकि इससे बेटा मेरा फ्री चैनल है, तो इससे ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए ना। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आपको दिखा दूं कि कितने सारे क्वेश्चन लाई हूं, जो कि एक बार, दो बार, 3 बार हर एक जगह कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आप देखो, ये क्वेश्चन हो गया आपको, देखिए। तो बेटा वीडियो को अंत तक देखे और पूरा वीडियो को देखे, और जहां आपको न समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप 2 बार 3 बार मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 9.65 एम्पियर इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोड्स फॉर 1000 सेकेंड, गिवन दैट 1 फैराडे इक्वल टू 96500, ये आपको दे दिया, 1 फैराडी इतने के बराबर बता दिया, कुलम्स। द अमाउंट ऑफ NaOH फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इज, क्या होगा। तो चलिए इसको हम करते हैं फैराडेज लॉ से। देखिए, ठीक है, बाय फैराडेज लॉ, आप सभी को पता होगा फैराडेज लॉ क्या होता है। नहीं पता है तो पता कर लीजिए। वेट जो डिपॉजिटेड होता है, वेट डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, एक्चुअली ये क्या होता है, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये जब इसको मॉडिफाई करोगे तो ये आ जाएगा वेट डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू I इंटू टी। आई क्या है, आपको करंट है, टी टाइम है, अपॉन फैराडेज लॉ एफ कितना होता है 96500 एफ होगा। ठीक है, आपको दिया है। तो अब कह रहा है आपको एक चीज और पता होगा कि आपको यहाँ पे आई दे दिया है, कितना दिया है 9.65, तो आप सिर्फ पुट कर देना है। ठीक है, वैल्यू को आप पुट कर दो। आपको ये भी पता होगा ना इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये सब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए, एन फैक्टर होते हैं जितने आपको क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि आप उसको बोल दो कि चार्ज उसके। ठीक है, अब चलिए आप इसमें देख लीजिए, आपको क्या इसमें दिया है NaCl को जब ब्रेक करोगे NaCl को, तो Na प्लस प्लस Cl में जाएगा, यानी Cl माइनस में। तो ये कितने हैं, चार्ज एक एक हैं, तो N क्या हो गया, N इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब सिर्फ हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 40 अपन 1 इज इक्वल टू, ये 40 हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यू, तो वेट डिपॉजिटेड यानी ये पूछ रहा है अपॉन 40 इज इक्वल टू, हमें दिया है 9.65 एम्पियर इंटू टाइम कितना दिया था 1000 सेकेंड अपॉन 96500। ठीक है, आप यहाँ से पॉइंट हटा करके 100 कर दीजिए, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आप कर लिए। ठीक है, तो आप इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 965 मल्टीप्लाइड बाई 40 अपॉन 96500, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे चला गया, तो आपका वेट कितना आ गया
आपका वेट आ गया 4.0 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही था, आप क्वेश्चन से मिलाना है ना, ये ऑप्शन आपका थर्ड सही था। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। देखिए, आपको इससे ये भी आपको स्ट्रेटजी पता चलेगा कि हर एक साल फैराडेज लॉ से आ ही रहे हैं क्वेश्चन, वो भी न्यूमेरिकल। ठीक है, अब ये देखिए, व्हाट वेट ऑफ कॉपर deposited when 1 Faraday of electricity is passed through cupric salt solution। तो अब देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आपको एटॉमिक मास सबका लगभग दिया रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला आप अभी क्या पढ़े हो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन एफ पढ़े हो फैराडेज। अब इसको हम एक, आप जानते हो Q जो हमारा चार्ज होता है I इंटू टी होता है, ये होता है, तो I इंटू टी की जगह हम Q वैल्यू पुट कर सकते हैं बिल्कुल। W इक्विवेलेंट वेट अपॉन Q अपॉन F। Q आपको कितना दिया है, 1 फैराडे, चार्ज कितना दिया है, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास, तो Q इज इक्वल टू 1 फैराडे दे दिया है, गिवन है। ओके, ये वैल्यू गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे कि बस वैल्यू पुट करिए, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 1 फैराडे अपॉन फैराडे, फैराडे से फैराडे कैंसिल हो गया, आप वैल्यू भी पुट करके कैंसिल कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट आपको पता था, WT लिख देना, कंफ्यूज हो जाओगे वेट में। ठीक है, तो WT इज इक्वल टू वेट हो गया, इक्विवेलेंट आपको वेट पता था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, इसमें आप एक चीज और देख लो कि आपका कितना दिया था, मास दिया था 63.5 यू। ठीक है, एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर हम निकाल के देख लेते हैं, ये होता है आपको क्यूप्रिक सॉल्ट सॉल्यूशन बोल रहा है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्यूप्रिक सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा CuSO4 यानी कि +2 चार्ज, तो हमारा एन क्या हो गया, अपॉन 2 से मल्टीप्लाई जब कराओगे, ये यू है। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, तो ये आपके इतने ग्राम क्या हो गए, आंसर आ गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब है 2 फैराडे। देखो सेम क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे एक सेकंड बढ़िया से वीडियो हो जाए, देखो ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 फैराडे पूछा था, अब सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 फैराडे पूछ लिया है। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, वहां पे सॉल्यूशन आपको ऐसे में दे दिया था क्वेश्चन पे, यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिख दिया। द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड इज, पूछ लिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अब आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला में आपको जो यहाँ पे दिया था फैराडे में, यहाँ पे दे दिया था 1, यहाँ पे 2, आप बस इतना ही आपको करना है। तो चलिए हम एन फैक्टर देख लिए हैं, एन फैक्टर हमारा पता था, तो इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं, वेट इक्विवेलेंट वेट अपॉन 2 फैराडे अपॉन फैराडे, फैराडे से फैराडे कैंसिल हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हम अभी हम लोग देखे हैं क्या है, 2 इंटू 63.5 अपॉन एन फैक्टर भी सेम था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 63.5 ग्राम आ गया ये आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब देखिए फैराडे से आप देख लीजिए, फैराडे कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ बेटा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे है 2 electrolytic cell, one containing acidified ferrous chloride and another acidified ferric chloride are connected in series। कैसे connected है, सीरीज में। The ratio of iron deposited at cathodes in the 2 cell will be। तो इसमें आइए आपको बता देती हूँ। ठीक है, आंसर एक को क्या बोल रहा है, एक लेना है एसिडिफाइड फेरस क्लोराइड, ठीक है, और दूसरा FeCl3, ठीक है, फेरिक क्लोराइड। अब इसको क्या कर रहा है कि और फेरिक क्लोराइड, इधर एरो दिखा देते हैं। ठीक है, तो फेरस क्लोराइड Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करोगे तो Fe आ जाएगा, और इसमें क्या है Fe +3 इलेक्ट्रॉन, तो Fe मिल जाएगा। ठीक है,
चार्ज रेशियो देखना है हमें। तो चार्ज रेशियो आप देखिए, तो ये आपका एक और फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला से अगर करना चाहो तो वेट 1 कर लो अपॉन वेट 2 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सेम फॉर्मूला 2। ठीक है, तो अब हमारा देखो ये इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, क्योंकि एन फैक्टर इसमें क्या होगा 2 होगा। और दूसरे का जब देखते हैं, ये हम मान लेते हैं ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट के लिए और ये हो जाएगा सेकंड के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 1 2 अपॉन कितना इस पे है 3। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट दोनों में क्या है, सेम है, तो इसको 1 2 नहीं करेंगे, हम सेम रखेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा रेशियो 3:2। ये आंसर आपका ऑप्शन 4 सही था, ऑप्शन 4 सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईएमएफ ऑफ द सेल CdCl2 5H2O सैचुरेटेड। ठीक है, उसके बाद AgCl सॉलिड है, Ag इज 0.7 वोल्ट, कितना दिया है 0.7 वोल्ट। इसको ध्यान में रखना है आपको, ये क्या दिया है पॉजिटिव दिया है, ई सेल क्या दे दिया है पॉजिटिव। तो इससे आपको क्या आइडिया मिल गया, इससे आपको ये मिल गया कि जो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का उसमें आएगा तो उसमें हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया है 0.7 वोल्ट पॉजिटिव ई सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस द फ्री एनर्जी चेंज फॉर इट इज। तो आप फॉर्मूला आप इसको पहले लिख लो। CD से कहाँ जा रहा है, CD से जा रहा है ये CD+2 में, CDCl है ना, Cl2 है तो माइनस पर वो चार्ज इस पर प्लस हो जाएगा, तो ये 0 से जा रहा है +2 में। ठीक है, तो एन फैक्टर क्या हो गया इसका 2। ई सेल कितना दिया है, ई सेल पॉजिटिव में है 0.7 वोल्ट। ठीक है, टेम्परेचर 25 डिग्री सी, डेल्टा जी पूछ रहा है। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है, तो इसीलिए डेल्टा जी का ये पॉजिटिव में है, इसलिए हम इसकी फॉर्मूला में क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, डेल्टा जी माइनस NF सेल। फॉर्मूला तो आपको वैसे पता ही होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन फैक्टर हमारा कितना आ गया 2, फैराडे का आपको वैल्यू पता है 96500 इंटू वोल्ट कितना दिया है 0.7, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 131351000 जूल। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा -135.1 किलो जूल। ये आपका आंसर ऑप्शन में सही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द pKa for acetic acid CH3COOH is 4.75. Hence, mixture of sodium acetate and acetic acid can be used for preparing buffer solution whose pH is in the range. ठीक है, ये रेंज पूछ दिया तो आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ और उसके बेस पर आप कर लोगे। ठीक है, आपका होता है pH इज इक्वल टू हेंडरसन हेसल बेल्च इक्वेशन होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, लेकिन यहां हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस माइनस 1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी pH इज इक्वल टू pKa प्लस जब करोगे 1 तो pKa कितना दिया है आपको 4.75 प्लस 1, तो इसमें आपका आ जाएगा 5.75। और जब pH इज इक्वल टू pKa माइनस 1 करोगे तो इसमें आपका आ जाएगा 4.75 माइनस 1 इज इक्वल टू 3.75। ये ऑप्शन थर्ड आपका सही था, 3.75 टू 5.75 आंसर इसका। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गैस इससे बन रहा है 4NO2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, इज 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट, देन द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज, रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है किसका, NO2। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू rate of appearance of product इक्वल टू होता है rate of disappearance of reactant, ठीक है, रिएक्टेंट। तो अब आपको यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया है, हम लेते हैं इसको, ये हमारा रिएक्टेंट साइड का हो गया। तो आपको ये पता है कैसे लिखना है, ये तो इतना तो पता ही होगा, 1/2 आप लिख दोगे क्योंकि 2 है, ठीक है, d/dt N2O5, ठीक है। प्रोडक्ट का कितना हो रहा है 1/4, 4 है ना, तो 1/4 ले लिए, और d/dt NO2 हमें इसी का निकालना है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6.79 इंटू 10⁻⁻4, इसकी वैल्यू पुट कर दिए हम लोग, इसकी वैल्यू अपन 1/4 d/dt NO2, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dt NO2 इज इक्वल टू 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2.72 इंटू 10⁻³ आप करके देख लेना इसको, मोल पर लीटर पर मिनट, इसको आप करके देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द एंट्रोपी इन द फॉलोइंग चेंज। इसमें आपको एंट्रोपी देखना है, ठीक है, प्रिडिक्ट करना है एंट्रोपी इसमें। तो आप प्रिडिक्ट करिए, H2 गैस से क्या हो रहा है, 2H गैस जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो, एक चीज इसमें आपको ध्यान देना है कि H2 गैस से कितना जो हो रहा है, 2H गैस जा रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि बढ़ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है, एंट्रोपी प्रिडिक्ट करने का, आप लिख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीजेज टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, ठीक है, प्रोडक्ट साइड, देन एंट्रोपी विल बी इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस। तो आपको H2 गैस एक था, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम क्या कहेंगे, एक है, एक से कितना बन रहा है 2H, यानी इंक्रीज हुआ। तो नंबर ऑफ एटम अगर इंक्रीजेस तो क्या बढ़ा, रैंडमनेस बढ़ गया, रैंडमनेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीजेस होगी। तो इसका ऑप्शन क्या था, एंट्रोपी इंक्रीजेस, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज। क्या कांस्टेंट कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चलिए मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताती हूँ। ये ट्रिक स्पेशली बेटा आप देखोगे तो लोग एक एक वीडियो करके एक एक क्वेश्चन के लिए बना देते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको क्या कांस्टेंट है, कौन सा लॉ लगेगा, वो आपको इजी हो जाएगा। तो इसमें देखो, एक है, लिखो, बोध गया चलो, बोध गया चलो, कौन चलेगा, तो तनु वरुण और प्रीति घूमने, प्रीति का स्पेलिंग इसमें लिख लो, ठीक है, हिंदी में नहीं, प्रीति घूमने, ठीक है। बोध गया चलो, तनु वरुण प्रीति घूमने, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोध से क्या हो गया, बॉयल्स लॉ, बोध से क्या हो गया, बॉयल्स लॉ, गया से गेलिकोस लॉ, ठीक है, गेलिकोस लॉ, ठीक है। चलो से
चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ। तनु से क्या हुआ, टी टाइम कांस्टेंट। वरुण से क्या हुआ, वी कांस्टेंट। और प्रीति से क्या हो गया, पी कांस्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, इसको मिला देना है, ठीक है। बॉयल्स टी से मिला, गेल्यूकोस वी से, और चार्ल्स पी से। यानी कि जब बॉयल्स ला किस पर, टेम्परेचर कांस्टेंट, गेल्यूकोस ला वॉल्यूम कांस्टेंट, और चलो चार्ल्स यानी कि चार्ल्स ला हो गया पी कांस्टेंट। अब हमें क्या पूछ रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हमारा किस पर होता है, गेल्यूकोस। आपको ऑप्शन ऐसे ही मिल गया, गेल्यूकोस। ऑप्शन हमारा थर्ड सही है, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। कैलकुलेट पीएच ऑफ ए। अगर ये क्वेश्चन बेटा आपको इसमें डेरिवेटिव्स वगैरह जैसे बॉयल्स लॉ के लिए होते हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, गेल्यूकोस के लिए पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और चार्ल्स के लिए वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर ये सब डेरिवेशन चाहिए आपको तो बेटा आप बोलना इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा करा दूंगी, लेकिन टाइम की वजह से मैं कम कम में ही करा रही हूँ, ठीक है। अब कैलकुलेट pH of a weak acid Ha if the degree of dissociation of 1 mole solution being 10%। चलिए तो ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत आसान है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। H दिया हमें वीक एसिड, इस ब्रेक किस में होगा, H प्लस प्लस A माइनस में। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, C। लेकिन इनिशियली कोई चीज क्या होता है, 0 ब्रेक आप करोगे तो ऐसा नहीं है ना कि तुरंत वो भी हो जाएगा, ठीक है। फाइनली जब हम जाते हैं फाइनल में, फाइनली तो ये क्या होता है कि ये बन जाएगा हमारा, कितना बन रहा है, अल्फा, C अल्फा, ठीक है। ये भी बनेगा C अल्फा। तो C में से C अल्फा जाएंगे ना, इतने ही में से ये बने हैं ना, तो इनको माइनस करेंगे हम। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है ये भी देख लीजिए। आपको क्वेश्चन में दिया है C कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 मोल, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है अल्फा इज इक्वल टू 10%। ये आपको दो वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C अल्फा के बराबर। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। C कितना दिया है 1, अल्फा कितना दिया है 10%, यानी 10/100% है ना, तो 100 लेंगे। ये क्या आ गया 1/10। तो अब हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, तो pH अब हम निकालेंगे इजली। pH माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको पता होगा। आप जब वैल्यू पुट करोगे माइनस लॉग इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या था 1। अब आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। द वॉन्ट्स हॉफ फैक्टर फॉर 0.1 मोल BaNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन इज 2.74 देयर देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज। इसमें बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी पीजीटी के लिए, ठीक है, यूपी हो हरियाणा हो, किसी भी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये लगभग आता ही आता है, किसी में भी आप देख लोगे, ठीक है। जीएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन है C इज इक्वल टू दिया 0.1 मोल, I दे दिया है, ठीक है 2.74। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अल्फा इज इक्वल टू, आपको अल्फा इज इक्वल टू होता है, ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर दिया था ना, ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू होता है I-1/n-1। ये क्या हो गया, I क्या है आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, और n क्या हो गया आपका नंबर ऑफ एंस जो आफ्टर डिसोसिएशन होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए डिसोसिएट किसको करना है BaNO3 होल ट्वाइस को। जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तब Ba2 प्लस 2NO3 माइनस। तो आयंस लेना है आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन भी यहाँ पे लिख दो, आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। तो आफ्टर डिसोसिएशन आयंस कितने गए, 2 और 1 3। तो n कितना हमारा हो गया, n हो गया हमारा n इज इक्वल टू 3। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा I का वैल्यू दिया था 2.74 -1/3 -1।
तो ये आपको हो जाएगा 1.74/2। तो ये आपको वैल्यू आ जाएगा 0.87। लेकिन हमें क्या निकालना है, परसेंट अल्फा। तो परसेंट अल्फा निकालने के लिए 0.87 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 87%। ठीक है, ये हमारा 87%, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन, किसके डिफरेंस पूछ रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपको रिएक्शन दिया है 2C6H6 लिक्विड में है प्लस 15 O2 गैस में है, तो बना रहा है 12 CO2 गैस प्लस 6 H2O लिक्विड। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। किसी किसी बुक में यहाँ डेल्टा G लिखा रहेगा या डेल्टा U लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पूछ रहा है, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा NG/RT। डेल्टा NG क्या है, डेल्टा NG हो जाएगा एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। ये किसका लेंगे, सिर्फ और सिर्फ गैसेस का लेंगे, यहाँ सिर्फ जो गैसेस दिए हैं उनके लेंगे, न कि लिक्विड के। ठीक है, तो ये आपको NP माइनस NR लेना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है 12 और रिएक्टेंट कितना है 15। रिएक्टेंट कितना है 15, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, माइनस में हो गई, ये वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, अब डिफरेंस ही पूछ रहा था, आर की वैल्यू आपको पता है, टी दिया हुआ ही है। ठीक है, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाई 8.314। आपको इसमें 27 डिग्री सेल्सियस तैयार का कैल्विन में करेंगे तो 298 हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा -7.43 किलो जूल। यही आपका आंसर सही था, यानी कि ये वाला लगभग सही है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्रोपी ऑफ कंबसन ऑफ साइक्लोहेक्सीन एंड H2 आर रेस्पेक्टिवली -3920 -38 इतना। द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज, हाइड्रोजिनेशन मतलब उसको हाइड्रोजन को उसमें ऐड कर देना, हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन का करा लेते हैं प्लस H2, तो ये साइक्लोहेक्सेन बच जाता है। ठीक है, एन में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें आपको सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो आपका होता है डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा H एंथैल्पी पूछा है ना, डेल्टा H रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट में देखिए क्या क्या वैल्यू दिया है, क्या क्या बन रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है आपको, क्या बना है, साइक्लोहेक्सेन एन बना है। तो साइक्लोहेक्सेन का कितना वैल्यू दिया है 3920 -3920, तो लिखो -3920 माइनस कितना करना है, माइनस आप रिएक्टेंट के साइड देखिए, साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन का दिया है -3800 और फिर माइनस क्या करना है H2 का वैल्यू 241 दिया है। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3800 माइनस माइनस क्या हो गया +241, तो आपको वैल्यू प्लस में मिलेगा 121 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन हम कह सकते हैं हरियाणा टेट वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि 75% ऑफ ए रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट, व्हाट इज द टाइम फॉर इट्स हाफ कंप्लीशन। ठीक है, तो इसको मैं बेटा एक ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ। अगर आप बोलोगे तो इसे मैं फॉर्मूला बेस भी करके बता दूंगी। तो T 75% का पूछा है। ठीक है, तो T 75% होता है 2 इंटू T 50%। ये फॉर्मूला अगर लगा दिए तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका T 50% का पूछ रहा है, तो T 75% अपॉन 2 यानी कि 375% का कितना दिया है 32 मिनट दिया है, 32 मिनट अपॉन 2 यानी 16 मिनट आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर चाहते हो कि इस फॉर्मूला पर बेस करके आपको बता दूं तो आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है K = 2.303 T log A माइनस एक्स, इस पर भी मैं आपको करके बता दूंगी। लेकिन आपको बेटा इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, आप करोगे तो मैं इसको क्योंकि इसको बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे क्वेश्चन बहुत लेंदी हमारा वीडियो हो जाएगा करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होते हैं बेटा। आपको पता होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए आपको ट्रिक बता देती हूँ। इंटेंसिव IN आ रहा है, इसका फर्स्ट ले लो, यानी कि इंडिपेंडेंट, किस पर? इंडिपेंडेंट किस पर हो? मास पर। इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो, जो डिपेंडेंट ना हो। तो इसके लिए आपको एक और बता देती हूँ कि एक्सटेंसिव अगर दिया है और नीचे भी अपॉन में भी एक्सटेंसिव आ जाए तो ये बन जाते हैं कट के इंटेंसिव, ठीक है। तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बेटा ये वीडियो मैं बना चुकी थी लेकिन मेरा जो वीडियो पॉज हो चुका था, मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है। पढ़ा देती हूँ, फिर से आपको ये करा देती हूँ। इंटेंसिव मतलब होता है, ट्रिक के माध्यम से आपको बताती हूँ। इंटेंसिव यानी इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड वॉल्यूम। आई का IN फर्स्ट ले लो, यानी कि इंटेंसिव है तो इंडिपेंडेंट होगा किस पर? मास और वॉल्यूम पर। एक्सटेंसिव अपन एक्सटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव होता है। तो यहाँ पे इंटरनल टेम्परेचर जो है मास और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। इंटरनल एनर्जी जो कि मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के डिपेंड करता है, ठीक है। मास और वॉल्यूम ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुए। तो इंटेंसिव क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। बेटा वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, 15 क्वेश्चन मैंने करा दिया। आगे के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं उसको बेटा मैं अगले वीडियो में बना दूंगी। इसके लिए आपको चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये फ्री चैनल है बेटा। इसमें आपको कोई भी पेड बैच लेना नहीं है। इसको मैं पूरा का पूरा आपका प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो इसके लिए बस एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके पास पहुंचाओ। ओके, थैंक यू।